Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to a new and fresh lecture of cost accounting. Cost accounting एक new, fresh and energetic lecture में आप सब लोगों का स्वागत है. होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे. हम लोग स्टूडेंट्स कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कवर कर रहे थे आपकी मेटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर. ओके, और मेटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर लिया. ठीक है, स्टार्टिंग हमने किया था व्हाट इज मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, what are the importance of proper recording and control of the material, objectives of the material control. इन सब से हमने टास्क स्टार्ट किया था. फिर हमने EOQ कवर किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. उसके बाद हम लोगों ने लेबल सेटिंग कवर किया, मैक्सिमम लेबल, मिनिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, एवरेज स्टॉक लेबल, डेंजर लेबल, ये सब हम लोगों ने कवर किया. देन हम लोगों ने फिर कवर किया आपकी इशू ऑफ द मटेरियल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो मटेरियल यूसेज के जो वैल्यूएशन होता है ना, फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ये सब हम लोगों ने कवर किया. आज का क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे सर? आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे जो भी आपकी टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले. जो हमने कर लिया है वो सब कुछ छोड़ देंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोगों का, वो हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले. सर क्या आज आप थ्योरी पढ़ाओगे? नहीं, पूरा थ्योरी नहीं होगा. थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, क्यों सर थ्योरी पढ़ना जरूरी है? क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है, कभी अगर इससे प्रैक्टिकल भी नहीं आता है ना, तो थ्योरी आ जाता है, और थ्योरी 4 मार्क का आता है नॉर्मली. ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि प्रैक्टिकल अगर नहीं आएगा तो थ्योरी आ जाएगा, और थ्योरी 4 to 5 मार्क का आता है, मतलब 4 से 5 मार्क का. नॉर्मली आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसमें मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है. मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है इन केस ऑफ, मतलब आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मटेरियल कॉस्टिंग से. तो थ्योरी का जो क्वेश्चन है उसे फोकस करना, उसको अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो चलिए जरा हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग सर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात किया था, हम लोगों ने बात किया था कि सर मटेरियल क्या है. हम लोगों ने पढ़ा था मटेरियल होता क्या है. तो मटेरियल के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था सर कि मटेरियल क्या होता है, ऑल द कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट. ऑल द कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी जो भी कमोडिटीज यूज किया जाता है या फिर जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, हम उसे मटेरियल बोलते हैं. ओके, मटेरियल का मतलब क्या है? ऑल द फिजिकल कमोडिटीज और ऑल द कमोडिटीज और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, मटेरियल बेसिकली हमारा दो तरह की होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके कॉस्ट को आप इजीली फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पाए, और जिसकी कॉस्ट को आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पाए टू एंड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एंड प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर. इकोनॉमिक फिजिबल मैनर में जिस भी मटेरियल के कॉस्ट को आप डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल. इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? materials which are not directly attributable to a particular final product, जिनके कॉस्ट डायरेक्टली आप फाइनल प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल्स. मटेरियल के प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रॉपर कंट्रोल क्यों सर जरूरी है? इसके हम लोगों ने बहुत सारे बात किया था कि मटेरियल जो होता है ना सर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में मटेरियल की जो कॉस्ट होता है वो 50 to 60% कवर करता है टोटल प्रोडक्ट का. ठीक है, तो इसीलिए अगर मटेरियल के कॉस्ट को आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करोगे और मटेरियल के वेस्टेजेस वगैरह होता है या फिर कॉस्ट में कुछ इंक्रीज वगैरह होता है, कॉस्ट में चेंजेस आ जाता है, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसिंग में चेंजेस आ सकता है. अगर आप मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर लोगे तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा. ठीक है, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल? सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. अगर आप मटेरियल को सही ढंग से कंट्रोल करोगे, सही ढंग से रिकॉर्ड करोगे ना, तो जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही आपका आउटपुट आएगा. तो मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल करना, मटेरियल को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, उसे प्रॉपर्ली कंट्रोल करने से आपकी फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी एनहांस होता है, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा आता है. ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने बात किया था प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि मटेरियल एक मेजर पोर्शन कवर करता है, क्योंकि मटेरियल एक मेजर वेटेज कवर करता है इन द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसीलिए मटेरियल के कॉस्ट को अगर आप कंट्रोल कर पाओगे, मटेरियल के कॉस्ट को अगर सही से आप कंट्रोल कर पाओगे और चार्ज कर पाओगे फाइनल प्रोडक्ट में, तो फाइनल प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कम रहेगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। मटेरियल को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना और क्यों जरूरी है सर? क्योंकि मटेरियल अगर शॉर्टेज होगा ना, मटेरियल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर डाटा अगर हमारे पास नहीं होगा, तो मटेरियल की अगर शॉर्टेज हो जाता है कभी और उसकी वजह से ड्यू टू दैट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल अगर हमारी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो ये हमारे कंपनी के इमेज या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज या फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डिंग एंड स्टॉक आउट। देखो, मटेरियल को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने से आपको ये पता चलता है कि भाई आपकी मटेरियल को होल्डिंग करके रखने का मतलब स्टोरेज कॉस्ट क्या है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और उसको आप कैसे कम कर सकते हो। वेस्टेजेस एंड अदर लॉसेस। अगर आप मटेरियल को सही ढंग से कंट्रोल करोगे, प्रॉपर रिकॉर्ड करोगे, तो उसकी वेस्टेजेस एंड जो लॉसेस है वो भी कम हो जाएगा और उसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगा। उसके बाद हमने बात किया था रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेस। मटेरियल को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने से आपकी जब भी आपको कोई रिसोर्स, जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट योर इन्वेंट्री, अबाउट योर स्टॉक, यू कैन इजीली गेट एंड टॉप मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेते। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल के कॉस्ट को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। और मटेरियल कंट्रोल बेसिकली क्या है? मटेरियल कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंश्योर करता है, द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन्ड इन द स्टॉक टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरी लार्ज स्टॉक्स। ओके, आप ज्यादा स्टॉक नहीं रख रहे हो, आप स्टॉक को सफिशिएंटली रिटेन कर रहे हो स्टॉक में और मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, मटेरियल कॉस्ट को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल सर क्या था हमारा? देखो बहुत ही सिंपल था, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है मटेरियल कंट्रोल का वो ये है सर कि मटेरियल कंट्रोल की वजह से, मटेरियल कंट्रोल अगर आप एक ऑपरेशन, मटेरियल कंट्रोल की एक सिस्टम अगर आप डेवलप करते हो तो आपकी प्रोडक्शन मिनिमम इंटरप्ट होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कब ऑर्डर प्लेस करना है, कितना स्टोरेज आपके अपना स्टोर में रखना है, कब आपको मटेरियल इशू करना है। इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे पहला जो टारगेट है मटेरियल कंट्रोल का वो ये है, मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है सर, उसके बाद आपका था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। देखो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है मटेरियल कंट्रोल सिस्टम का वो ये है सर कि मटेरियल के कॉस्ट को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, लॉसेस को रिड्यूस करना, वेस्टेजेस को रिड्यूस करना, सो दैट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाए, ऑप्टिमाइज हो पाए। ठीक है, उसके बाद आपका है रिडक्शन इन द वेस्टेजेस। मटेरियल कंट्रोल का एक और ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप मटेरियल को कंट्रोल कर पाओ, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओ, कब आपको ऑर्डर करना है, कब आपको स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो जो वेस्टेजेस होता है ना मटेरियल का वो रिड्यूस हो जाएगा और वेस्टेजेस अगर रिड्यूस होगा वो पॉजिटिवली आपकी प्रॉफिट में एट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। एक और चीज है कि जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए कुछ चाहिए, जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन के लिए कुछ भी चाहिए या फिर न्यू ऑर्डर वगैरह हमें प्लेस करना है, हमारे पास प्रॉपर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होगा अबाउट मटेरियल कंट्रोल, अबाउट मटेरियल इन्वेंट्री और स्टोरेज, अबाउट आवर इन्वेंट्री और अबाउट आवर रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम। अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई नया ऑर्डर आता है या फिर कोई ऑर्डर आता है कस्टमर से, देन आप इजीली, अगर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, आप इजीली इशू कर सकते हो और ऑर्डर टाइमली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मटेरियल कंट्रोल का और स्टेजेस ऑफ द मटेरियल कंट्रोल। मैंने बताया था आपको कि मटेरियल कंट्रोल के स्टूडेंट्स 3 स्टेजेस है। नंबर 1 मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, जब आप मटेरियल खरीद रहे हो उस टाइम पे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, उस टाइम पे उसके कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसी के रिलेटेड एक टूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जो था हमारा EOQ। उसके बाद
जब आप मटेरियल को स्टोर करते हो ना तो उस टाइम पे भी आप कंट्रोल करते हो। इसके लिए हमने पढ़ा है सर लेबल सेटिंग, इसके लिए हमने पढ़ा है लेबल सेटिंग। इसके बाद एक और था जो था मटेरियल यूसेज कंट्रोल। जब आप मटेरियल इशू कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। हमने इसके लिए पढ़ा था आपका फीफो एंड लिफो मेथड, ठीक है। इसके लिए हमने पढ़ा था फीफो और लिफो, सही है सर। चलो, तो ये 3 स्टेजेस थे आपकी मटेरियल कंट्रोल के। एक था मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, एक था मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल और एक था मटेरियल यूसेज कंट्रोल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर ये है मटेरियल कंट्रोल में कौन कौन से चीजें, कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व है। ओके, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। मटेरियल कंट्रोल जब आप करना चाहते हो तो आपको ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये सारे जो ऑपरेशंस है, इन्हें एफिशिएंटली फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सो मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन कौन सा ऑपरेशन आता है सर? नंबर 1 आपका आता है परचेज ऑफ द मटेरियल। ओके, परचेजिंग ऑफ द मटेरियल, उस टाइम पे आप मटेरियल कंट्रोल को अगर ये सारे फंक्शन सही से करोगे तो मटेरियल कंट्रोल आपका हो जाएगा। एक है आपका परचेजिंग ऑफ द मटेरियल, दूसरा है रिसीविंग ऑफ द मटेरियल, तीसरा है इंस्पेक्शन, चौथा है स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, लास्ट है इशू ऑफ द मटेरियल, सॉरी फिफ्थ है इशू ऑफ द मटेरियल, उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, उसके बाद आपका आता है स्टॉक ऑडिट। सो ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर इन्हें आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, ये ऑपरेशंस को अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपकी मटेरियल कंट्रोल की जो प्रोसेस है वो स्मूदन हो जाएगा और एक्चुअल रिजल्ट आपको शो करेगा, ठीक है। ये सब हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, मैं एक बार ओवरलुक करवा रहा हूँ आप लोगों को कि हमने क्या क्या कवर किया है। उसके बाद हम लोगों का था मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, और यहाँ से हम लोगों को एक्चुअली आज के थ्योरी पढ़ना है। मतलब आज का क्लास जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से। मैंने उस टाइम पे आप लोगों को पढ़ाया नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग में थ्योरी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ऑब्वियसली सबको बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था, मेरे क्लास के टाइम पे आप लोगों को भी डेफिनेटली लगता होगा। सो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बेसिकली क्या है? दिस इज द टोटल प्रोसीजर। जब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, दिस इज द प्रोसीजर फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर परचेज ऑफ द मटेरियल। मटेरियल जब परचेज किया जाता है तो एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है उसे बोला जाता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो ये आपकी बुक में हालांकि अवेलेबल नहीं है, ओके। इसे मैंने मतलब कलेक्ट किया है थ्रू अदर बुक्स की। हाँ, ऐसा एक प्रोसीजर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मेनली ले सकते हो कि टाटा स्टील हो सकता है, नाल्को हो सकता है, वेदांत हो सकता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, या फिर ये जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कंपनीज है, उनके केस में ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो होता है नॉर्मली, ओके। सो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बेसिकली है क्या? देखो, इसे ना आप एक सिंपल, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा चीजें सोचो कि आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, आपको एक क्या करना है, फोन खरीदना है। यू वांट टू बाय ए फोन, एक फोन आपको खरीदना है। अब ये फोन खरीदने के टाइम पे आप क्या देखोगे? सबसे पहले बात देखो, इफ यू वांट टू बाय ए फोन, एक स्मार्टफोन आपको खरीदना है, एक स्मार्टफोन आपको खरीदना है, तो आप क्या देखोगे स्मार्टफोन के टाइम पे? और कैसे आपकी बाइंग प्रोसीजर होगा? जैसे आपकी बाइंग प्रोसीजर होगा ना, बिल्कुल इसी तरह से ही एक कॉर्पोरेट का या फिर एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का भी बाइंग प्रोसेस होता है, ठीक है। आप जब एक फोन खरीदते हो, आप मतलब कोई पैसा वाला है तो वो तो अलग बात है, उसके जो पसंद आया वो खरीद लिया उसने। लेकिन कोई मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई फोन खरीदता है, आपकी और मेरे जैसे लोग अगर कोई फोन खरीदता है, तो किन किन चीजों का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द चूजिंग ऑफ ए फोन टू बाय इट, ओके, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें भी बहुत सारे स्टेजेस होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले सर देखो क्या होता है, जब हम एक फोन खरीदने जाते हैं तो हमें पहले क्या आता है? पहले आता है सर नीड रिकॉग्निशन। नीड 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 कि भाई फोन हमें चाहिए, तो क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड ए फोन, व्हाई वी नीड ए स्मार्टफोन। हमें क्यों एक स्मार्टफोन चाहिए? हमें फोटो शूट करना है, हमें वीडियो शूट करने हैं, हमें फोटो खींचना है, हमें वीडियो शूट करना है, हमें गेम्स खेलना है, या फिर हमें नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए सिर्फ बात करना है, वीडियोस देखना है। अब देखोगे कि अगर आपको गेम्स खेलना है तो कोई ब्रांड आएगा जो कि स्पेसिफिकली गेमिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आईक्यू एक ब्रांड है जो कि सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के ऊपर फोकस करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हैं।
कुछ ब्रांड्स है जो कि एक्सक्लूसिवली फोटोग्राफी के लिए मतलब फोन बनाते हैं, जिनकी कैमरा बहुत अच्छा होता है, लाइक योर वीवो, ओप्पो, ये सारे जो ब्रांड्स है ना, ये कैमरा लेंस भी दे रहे हैं। आजकल डीएसएलआर से अच्छा फोन आप वीवो में मतलब खींच सकते हो। कुछ लोगों को आईफोन पसंद है, ठीक है, आईफोन में भी अच्छा फोटो आता है। कुछ लोगों को सैमसंग पसंद है। कुछ लोगों को मतलब वीडियो वगैरह देखना है, यूआई वगैरह का मतलब परफॉर्मेंस रिलेटेड काम करना है, तो सैमसंग है। सैमसंग में जो एआई है वो बहुत अच्छा चलता है, उसकी जो यूआई है वो पूरा क्लीन है, उसकी वीडियो क्वालिटी, स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को ब्लॉग वगैरह बनाना है तो आईफोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। सो व्हाई यू नीड ए फोन, पहले हमें ये करना है कि सर नीड रिकॉग्निशन करना है, मुझे क्यों फोन चाहिए। whether it is for camera, whether it is for whether it is only for the photography or videography or performance gaming or day to day usage और performance और official work और सोप भी हो सकता है। बहुत सारे लोग वो ऑरेंज कलर के मतलब पैसा हो या फिर ना हो, चाहे भले ही मतलब ईएमआई पे खरीदे, लेकिन आईफोन ही खरीदूंगा, क्यों सोप करना है। चाहे मैं ईएमआई में खरीदूं फिर भी मुझे आईफोन ही खरीदना है। रीजन क्या देते हैं सर, रीजन सिंपल सा देते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक चीज करना है, वो है हमें सोप करना है अपने दोस्तों के साथ। और है भाई आईफोन मतलब ऑरेंज कलर का मैं धरता हूँ, ठीक है, आईफोन ऑरेंज कलर का मैं पकड़ता हूँ, ये बस मतलब सिंपल सा और है उन लोगों का, ठीक है। सेकंड क्या है सर, एक बार आपने नीड रिकॉग्निशन कर लिया तो आपको फीचर्स वगैरह लिखना है कि भाई हाँ मुझे कैमरा के लिए फोटो मतलब मुझे बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि मुझे कैमरा के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए, तो कैमरा के लिए अगर स्मार्टफोन चाहिए तो मैं देखूंगा कि उसमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, उसमें कितने कैमरा होना चाहिए। कुछ फोन में 2 कैमरा, आईफोन में 2 कैमरा है, लेकिन वीवो में 4 कैमरा है, ओप्पो में 4 कैमरा है। तो अगर मुझे कैमरा फोन चाहिए तो मुझे कितने कैमरा फोन चाहिए, बहुत सारे वो होता है ना कि टेलीफोटो लेंस चाहिए, वाइड एंगल लेंस चाहिए, क्या क्या होता है जो कैमरा वाले पता करते हैं मतलब। तो कैमरा के लिए अगर फोन चाहिए तो इस वाले फोन चाहिए। अगर प्रोसेसर के लिए चाहिए तो रैम कितना है, रैम कितना है उसमें, उसकी मेमोरी कितना है, उसमें कूलिंग सिस्टम है कि नहीं, वो सब हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद मतलब सबसे पहले होता है नीड रिकॉग्निशन कि नीड होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स कि भाई फोन में क्या क्या फीचर्स चाहिए हमें, ठीक है। सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन होगा, सेकंड होगा आपका फीचर। सेकंड सबसे पहले होगा नीड रिकॉग्निशन, उसके बाद होगा फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हमें चाहिए, ओके। उसके बाद आपका आ जाएगा सर, उसके बाद आपका आ जाएगा नीड रिकॉग्निशन एंड फीचर के बाद आपका क्या आ जाएगा सर कि आप फोन खुद नहीं खरीदोगे। अगर आप कमाते हो तो आप खरीद सकते हो, अगर मुझे आज कोई भी फोन खरीदना है तो मैं आराम से खरीद सकता हूं, मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पैसा इनकम करता हूं, मैं खर्चा कर सकता हूं। लेकिन आप जैसे लोग हैं ना जो स्टूडेंट्स है अभी, ओके, जो कभी काम नहीं मतलब जो खुद के पैसे इनकम नहीं कर रहे, जो खुद अभी अर्निंग नहीं कर रहे, जो अपने पेरेंट्स से पैसा ला रहे हैं ना, उन्हें तो परमिशन लेना पड़ेगा। सो बजट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई अच्छा तो सबको आईफोन लगता है ना, आईफोन ऑरेंज कलर सबको अच्छा लगता है, 3 कैमरा वाला फोन सबको अच्छा लगता है, सब शो करना चाहते हैं, सब मिरर में सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन पैसा भी तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अब कोई बच्चा है, वो गया मतलब मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते, जैक्सन। अब जैक्सन है बहुत मतलब क्रिएटिव आदमी, आज का जेनजी लड़का है वो, उसको गेमिंग के लिए फोन चाहिए, ठीक है। उसने बोला कि नहीं मैं क्या करूंगा, जैसे गेमर लोग हैं ना, अज्जू भाई है, आपकी टोटल गेमिंग है, बहुत सारे टेक्नो गेमर्स है, बहुत बड़े बड़े पायल गेमिंग है, ये लोग तो सीए में से ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैं हमेशा सोचता ही रहता हूँ भाई ये जो लोग हैं ना, ये तो मतलब सुपर चैट से भी पैसा कमा रहे हैं, इनके पास मतलब लग्जरी कार से, प्राइम मिनिस्टर इन्हें मिलने के लिए जा रहे हैं, टीचर्स को कोई इज्जत नहीं है देश में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, ये जो पायल गेमिंग हो गया, टेक्नो गेमर्स हो गए, अज्जू भाई हो गया, इनकी उम्र भी कम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा पैसा ये कमाते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सक्सेसफुल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है ना, उनसे भी बहुत ज्यादा पैसा ये कमाते हैं, ठीक है। और देश के प्राइम मिनिस्टर इनके साथ जाके मीटिंग करता है, ठीक है। देश के प्राइम मिनिस्टर को टीचर के बारे में कोई मतलब कोई चिंता नहीं है कि भाई टीचर मतलब ये कर लेंगे, टीचर की वजह से देश चलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, गेमर की वजह से देश चलेगा, ठीक है। तो सब कुछ तो ये लोग ले रहे हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्यों ये स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, क्यों टीचिंग वगैरह कर रहा हूँ। यूट्यूब में व्यूज भी इनका ही सबसे ज्यादा आता है, फैन फॉलोइंग इनका ज्यादा है, ब्रांड वैल्यूएशन इनका ही ज्यादा है, हम क्यों बैठे, हमें जॉब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हम क्या करें, जॉब छोड़ दे बस। तो हमारा मतलब टीचर लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कोई लोग आते हैं बोल देते कि टीचर लोग जो ऑनलाइन पढ़ाते वो 2 कौड़ी का है,
ठीक है, गेमर्स लोगों को बोल के बताओ, हैक कर लेंगे आपकी पूरे सिस्टम। तो इसीलिए जैक्सन को भी मन में खुजली हुआ कि नहीं भाई मैं भी क्या करूंगा, गेमिंग करूंगा। तो सबसे पहले नीड आ गया कि गेमिंग, और गेमिंग में सबसे बेस्ट फोन कौन सा है, आईफोन। ठीक है, आईफोन ले लेंगे सर, या फिर आईक्यू का फोन ले लेंगे, या फिर रेड मैजिक का ले लेंगे। लेकिन इसने बोला नहीं नहीं, आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो ऑरेंज कलर वाला ही मैं लूंगा। फीचर्स वगैरह सब कुछ देख लिया उसने कि हाँ मेरे नजर में तो सिर्फ एक ही फोन सूट होता है, वो आईफोन। अपने मम्मी के पास गया और मम्मी को जाके बोला कि मम्मी एक फोन खरीदना था। मम्मी बोला हाँ बेटा खरीद ले, कितना पैसा चाहिए तुझे, देता हूँ मैं, बोल। ठीक है, मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे फ़ोन खरीदना चाहिए। ठीक है, मुझे फ़ोन खरीदना है, मेरे सारे दोस्तों के पास फ़ोन है, मैं भी फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, जैक्सन की मम्मी ने बोला हाँ ठीक है बेटा खरीद ले, खरीद ले, कितना पैसा है बोल, मैं तुझे दूंगा पैसा। तो जैक्सन ने बोला कि मम्मी आईफोन खरीदना। अब मम्मी को क्या पता कि आईफोन क्या है, मम्मी ने बोला हाँ खरीद ले, खरीद ले, डोंट खरीद ले, एक ही बेटा है मेरा, खरीद ले तू जो खरीदना है तुझे। तो फिर मम्मी ने पूछा कितने का आता है, उसने बोला मम्मी 1,50,000 का आता है, 47,000 कुछ आसपास है ना, 1,50,000। कवर वगैरह भी तो चढ़वाना होता है ना उसमें, 1-2 हज़ार की तो कवर ही चला जाता है, उसके बाद कैमरा लेंस वगैरह लगाना है और भी कुछ आइटम खरीदना होगा। ठीक है, तो 1,50,000। तो मम्मी ने बोला अच्छा। अब मम्मी सब्जी मतलब काट रही है, सब्जी किचन में खाना बना रही है। जैक्सन गया कि मम्मी खरीद लूँ, मम्मी ने बोला अच्छा 1 मिनट। फिर क्या किया मम्मी ने चाकू लिया, बेटा ये ले चाकू, और डाल दे इधर, इधर डाल दे, इधर डाल दे। ठीक है, घुसा ले इधर। ठीक है, 2 लाख की फोन खरीदेगा, 1.5 लाख की फोन खरीदेगा, कमाई कुछ नहीं करता है, सीए में करता है, वो भी ढंग से नहीं करता है, फोन खरीदना है तुझे। एक काम कर, इसमें से 1 जीरो, वो वायरस वाला आपने एग्जाम्पल देखा होगा ना, कि इसमें से 1 जीरो इधर निकाल दो। ठीक है, मम्मी ने बोला कि भाई 2 जीरो निकाल ले, उसके बाद फोन खरीद ले नोकिया का, वही तेरे लिए सही है। और मैं बोलूँ हर माँ बाप को वही करना चाहिए, 1,500 से ऊपर वाला फोन नहीं देना चाहिए जब तक आप इनकम नहीं करते हो। भाई जब इनकम करोगे तब आईफोन खरीद लेना। ठीक है, सो मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, 1 जीरो तू माइनस कर, 15,000 में तेरा बजट है, 15,000 में तुझे खरीदना है। अब बेचारा 15,000 में ऑरेंज कलर तो नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑरेंज ही मिलेगा। तो इसने बोला कि नहीं नहीं इन्फिनिक्स खरीद लेता हूँ, क्योंकि वो भी तो ऑरेंज कलर में आता है 15,000 का, तो ऑरेंज कलर ही खरीदना है। ठीक है, क्योंकि राम जी का भक्त है वो। ओके, सो बीजेपी का सपोर्टर, राम जी का भक्त है, तो ऑरेंज कलर खरीदना है। तो बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैक्सन की मम्मी ने बोला 15,000, जैक्सन बोला नहीं रहने ही दो, मत खरीदो। फिर मम्मी ने बोला ठीक है एक काम करते 45,000 कर लेते, वो खरीद लेना तू। तो ये एक थर्ड स्टेप है, क्योंकि सिलेक्ट तो हर किसी को सब मतलब अच्छा ही चीजें पसंद आएगा ना। तो पहले आपने क्या किया, नीड रिकॉग्निशन किया, उसके बाद आपने ये फीचर्स मतलब आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, उसके बाद आपने बजट का अप्रूवल किया। एक बार मम्मी ने बोला कि 45,000 में तुझे ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं, उसके बाद आप देखोगे कंपनीज और सप्लायर्स। सप्लायर्स मतलब ब्रांड्स, आपको क्या देखना है, ब्रांड्स, कि भाई कौन सी ब्रांड, कौन सा कंपनी, कौन सी कंपनी 45,000 में आपके लिए कार्ड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लगा के कौन सा कंपनी आपको अच्छी बेनिफिट दे रहा है, कौन सी कंपनी आपको अच्छा बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, सो नीड रिकॉग्निशन हो गया, फीचर्स हो गया, बजट हो गया, उसके बाद आ गया ब्रांड्स। ब्रांड्स में भी आपको देखना है कि कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा आपको पैसा दे रहा है, या फिर कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा आपको क्या कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, फिर फीचर्स दे रहा है, आप जो चाहते हो वो कौन सा ब्रांड ऑफर कर रहा है। एक बार आपको ब्रांड भी पसंद आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, आप जाओगे ब्रांड, आपको ऑनलाइन में आप फिर यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हो, आप ऑफलाइन में भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन में भी खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक बार ऑफलाइन ऑनलाइन हो गया आपका, उसके बाद आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, ब्रांड्स आपने सिलेक्ट कर लिया, ऑफलाइन से या फिर ऑनलाइन से आपको खरीदना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। फिर आप जाते हो पेमेंट करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, किसी भी मोड से आप पेमेंट करिए, आपका पेमेंट कर लेने के बाद आपको क्या होगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू फॉलोड व्हाइल परचेजिंग ए फोन। ओके, जब एक फोन आप परचेज कर रहे हो ना, तो आप ये सारे चीजें फॉलो करते हो। अब सर एक कंपनी का आपकी फोन के साथ क्या लिंक, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी भी क्या करता है ना, बिल्कुल आपकी तरह ही, आप तो एक 50,000 का फोन खरीद रहे हो, एक कंपनी क्या करता है, बिल्कुल आपकी तरह ही क्या करता है, एक फोन खरीदने की तरह, आप जैसे फोन खरीदते हो उसी तरह से अपनी रॉ मटेरियल भी खरीदता है। ओके, क्या क्या पहले प्रोसेस होता है, देखो सबसे पहला प्रोसेस है कि नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप इज योर नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन मतलब आपको
कौन सी क्वालिटी का मटेरियल चाहिए और कितना मटेरियल चाहिए, एक कंपनी का सबसे पहले यही निकाला जाता है। सर ये करता कौन है? नॉर्मली प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये करते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी कर सकता है। ओके, सो पहला स्टेप कोई भी कंपनी का परचेज प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में क्या होता है? नीड रिकॉग्निशन, कि भाई हमें कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। सेकंड आपका आता है परचेज रिक्विजिशन। अब परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन मतलब आप डिटेल में लिखते हो कि क्या क्या फीचर होना चाहिए, कितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में चाहिए, कौन सी ग्रेड में चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड प्राइस। ओके, तो सबसे पहले होता है कि नीड रिकॉग्निशन, आपको रॉ मटेरियल क्यों चाहिए। मान लीजिए कि मैं एक प्लास्टिक का जो बोतल होता है ना पानी पीने के लिए जो यूज करते हैं वही बना रहा हूं, या फिर ये जो मोबाइल में जो कवर लगा हुआ है ना ये कवर में बनाना चाहता हूं, तो ये प्लास्टिक से बनेगा। तो सबसे पहले मैं कौन सी क्वालिटी का कवर बनाना चाहता हूं वो सबसे पहले आ गया, तो इसे होगा नीड रिकॉग्निशन। कौन सी ग्रेड का प्लास्टिक मुझे चाहिए वो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद कितने क्वांटिटी में चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, कितने कौन सी ग्रेड का चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए वो निकालूंगा। उसके बाद होगा रिव्यू ऑफ द रिक्वेस्ट। जैसे जैक्सन ने क्या किया, पहले फोन उसने सिलेक्ट कर लिया, फिर फोन के फीचर्स उसने देख लिया, फिर अपने मम्मी के पास गया और मम्मी को बोला कि भाई मम्मी मुझे ये फोन खरीदना है। मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा तू जो बजट बोल रहा है ना उसमें पूरा घर जाएगा, ठीक है, तो एक काम कर, एक वन लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर दे, आपका एक जो वन है ना वो माइनस कर ले, तू 50,000 के अंदर अंदर फोन खरीद। तो इसीलिए रिव्यू ऑफ द रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे? टॉप मैनेजमेंट को। अब ये रिक्वेस्ट किसको भेजेंगे? टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। वंस ये रिक्वेस्ट टॉप मैनेजमेंट को जाएगा तो वहां से आपका बजट का अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि नहीं भाई आप जो बजट बोले उतना बजट नहीं है, आपको थोड़ा सा बजट कम करना पड़ेगा। सो अप्रूवल ऑफ द बजट, बजट की अप्रूवल आपको करना पड़ेगा, ठीक है सब। चलो उसके बाद देखो पहला हो गया नीड रिकॉग्निशन, उसके बाद आ गया परचेज रिक्विजिशन, उसके बाद आया रिव्यू ऑफ द रिक्वेस्ट और बजट अप्रूवल आ गया, उसके बाद आ गया कोटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट। अब बजट अप्रूवल हो गया मतलब बजट फिक्स हो गया कि हम इतने पैसे का रॉ मटेरियल खरीदने वाले या फिर इतने अमाउंट का रॉ मटेरियल खरीदने वाले। उसके बाद आप क्या करोगे? टेंडर्स डालोगे। टेंडर्स मतलब टिंडर नहीं है, टेंडर। ओके, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि टिंडर है, टिंडर नहीं है भाई, टेंडर है। टेंडर का मतलब क्या है कि आप प्रपोजल डालोगे कि भाई हमें ये क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, इतने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, जो पार्टी इंटरेस्टेड है टू कॉन्टैक्ट विद अस प्लीज कनेक्ट और प्लीज कॉन्टैक्ट विद अस। ओके, हम इतना क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहते हैं, जिन जिन पार्टी को लगता है कि भाई हमें आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इफ यू वांट टू डू बिजनेस विद अस देन प्लीज कॉन्टैक्ट अस। तो कंपनी क्या करेगा? अपने वेबसाइट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू क्या करेगा? टेंडर की एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो डालेगा। और बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, बहुत सारे जो सप्लायर्स है वो चाहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम सेल करें, तो बहुत सारे लोग टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे। अब उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्टर या फिर कौन सा सप्लायर आपको चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ऑफर करें, जैसे फोन में क्या है, जैक्सन ने गूगल पे मतलब आपकी फ्लिपकार्ट पे गया या फिर अमेजन पे गया और मतलब उसने सर्च किया स्मार्टफोन्स अंडर 50,000 और स्मार्टफोन्स अंडर और एबव 50,000, तो 50,000 के अंदर वन प्लस का भी फोन आ जाएगा, सैमसंग के भी आ जाएगा, आईफोन भी एक आ जाएगा, आई थिंक आईफोन 15 या फिर 14 आ जाएगा, ठीक है, गूगल का भी फोन आ जाएगा, सबका फोन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद एक बार आपने कोटेशन एक्सेप्ट कर लिया, कोटेशन में से आपने जिस भी सप्लायर को चाहते हो ना उसको सिलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। भाई जो पर्सन को आपने पिक किया, आपने सपोज सैमसंग का फोन पिक किया तो आप उसको पेमेंट करोगे, तो वही होगा कि नेगोशिएशन आपने किया किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो जिसको आपको लगता है कि नहीं हाँ ये सही है, ये सप्लायर हमारा डिमांड फुलफिल कर सकता है, आपने उसके साथ नेगोशिएशन किया प्राइस के रिलेटेड और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वंस अपनी नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उस सप्लायर के साथ, उसके बाद आप क्या करोगे? वो आपको गुड्स वगैरह प्रोवाइड करेगा तो आप रिसीव करोगे गुड्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिसीविंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर से आप गुड्स रिसीव करोगे, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है 3 वे मैचिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय 3 वे मैचिंग? 3 चीजों का आप मैचिंग करोगे, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एक और आपका आ जाएगा वैल्यू। देखो आपने क्या किया, टेंडर डाला, टेंडर डालने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर और एक सप्लायर आया कि सर हाँ हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। बहुत सारा है, आपको एक इंसान सही लगा या फिर आपने एक को पिक किया, टेंडर जो जो लोएस्ट प्राइस आपको ऑफर कर रहा है आपने उसे पिक किया। पिक करने के बाद वो पर्सन ने क्या किया कि उस पर्सन के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इस ड्यूरेशन में चाहिए, और हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको हमें इतना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। उसके बाद वो आपको रॉ मटेरियल भेजेगा या फिर मटेरियल आपको भेजेगा, तो आपने उसे रिसीव करेंगे। आप एक बार उसे रिसीव करेंगे तो आपको 3 तरीके से उसे चेक करना है। एक तो क्वांटिटी, मतलब भाई जितना आपने मांगा था उतना मिला है या फिर उससे कम मिला है। उसके बाद मतलब पहले होगा क्वालिटी, क्वालिटी मतलब जिस ग्रेड का आपने मांगा था वही मिला है कि नहीं। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड उसके बाद अमाउंट। क्वालिटी मतलब जो जिस भी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको चाहिए, जिस भी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको चाहिए वही, मतलब जो प्रॉमिस किया था सप्लायर ने वही उसने भेजा है या फिर नहीं भेजा है। उसके बाद आएगा क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी का हमारा डील हुआ था वही क्वांटिटी है या फिर उससे कम है, वो भी चेक करना है। उसके बाद जो भी रेट उसने बोला था उसी रेट में उसने दिया है या फिर नहीं दिया है। एक बार आपने ये तीनों मैच कर लिया, अगर ये तीनों सही है देन आप क्या करोगे, इनवॉइस कर लोगे, बिलिंग करोगे और पेमेंट करोगे उसे। एक बार आपने पेमेंट कर लिया, फिर आपने कॉस्टिंग डिपार्टमेंट या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोला कि भाई इसे रिकॉर्ड मेंटेन कर लो और उसकी रिकॉर्ड बना लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक बार 3 वे मैचिंग हो गया, देन यू विल पेमेंट और यू विल मेक पेमेंट टू द सप्लायर। सप्लायर को आपने पेमेंट कर लिया, सप्लायर को एक बार आपने पेमेंट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्ड मेंटेन कर लोगे। So this is the whole bloody procedure of material procurement. Okay, एक बड़े कंपनी इतने सारे प्रोसीजर के साथ साथ क्या करता है ना, आपका रॉ मटेरियल खरीदता है। ठीक है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, एक मतलब कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। इसीलिए आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, सालों ले सकता है, नहीं इतना टाइम भी नहीं लेता है, विद इन वीक्स में भी ये काम हो जाता है बड़े बड़े कंपनी में। ठीक है, चलो सर क्या ये एग्जाम में आएगा? आंसर इज हर चीज हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलो ओके सर, राइट, डन। चलो मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल से थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, थ्योरी में थोड़ा सा मजा आएगा और आप थोड़े से इन्वॉल्व रह पाओगे। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी ने बोल दिया तो आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। जब बड़ा कंपनी होता है ना, जब उसकी ऑडिटिंग वगैरह होगा तो आप ऑडिटर को क्या शो करोगे, तो इसलिए हर एक स्टेज पे, हर एक एवरी स्टेज यू हैव टू मेंटेन सम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरीली मेंटेन करना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसी से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। ओके, इसको क्या बोला जाता है, बिल ऑफ मटेरियल, और कभी कभी इसको बोला जाता है मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। इसको बोला जाता है बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। चलो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ओके, देखो बिल ऑफ मटेरियल को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और मटेरियल लिस्ट। इट इज ए डिटेल लिस्ट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और कैरिंग आउट एनी जॉब। क्या बोल रहा है, it is a detail list specifying the standard quantities and qualities of the materials and components required for producing a product or carrying out any job. कोई भी जॉब कैरी करने के लिए एक डिटेल लिस्ट होता है मटेरियल्स का, कि कौन से क्वालिटी के मटेरियल आपको चाहिए, कौन सी क्वांटिटी के मटेरियल, कितने क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, इसमें डिटेल मेंशन होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और मटेरियल लिस्ट। It's a detailed list specifying the standard quantities and qualities of the material and components required for producing a product or carrying out any job. Okay, अच्छा
सर ये मेटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट बनाता कौन है? मेटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल बनाता कौन है? देखो, मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट इज प्रिपेयर बाय द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, कॉमनली नोन एज इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट। सर बड़ा होके ये एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, बड़ा होके ये एमसीक्यू आएगा सर, एमसीक्यू में आएगा कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट कौन बनाता है या फिर बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है। तो सर बिल ऑफ मटेरियल बनाता कौन है? बिल ऑफ मटेरियल आपकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसे बोला जाता है और प्लानिंग डिपार्टमेंट जिसे बोला जाता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका बिल ऑफ मटेरियल बनाता है, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका क्या करता है? बिल ऑफ मटेरियल बनाता है, ठीक है सब। चलो, दिस इज शेयर विथ द अदर्स कंसर्न डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, स्टोर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर इसके कितने कॉपीज बनते? आंसर इज 4 कॉपीज, 4 कॉपीज इसके बनते और 4 डिपार्टमेंट में शेयर हो जाते हैं। 4 कॉपी बनते हैं और चारों डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। कौन कौन सी ये डिपार्टमेंट है? एक है आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक है आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है आपकी स्टोर्स डिपार्टमेंट और एक है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर एक बात बताइए, 4 डिपार्टमेंट को क्यों भेजा जाता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ओके देखो, ऑब्जेक्टिव हम यहां पे पढ़ेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और बेसिकली जिसे हम बोलेंगे परचेज डिपार्टमेंट, मतलब जो रॉ मटेरियल खरीदता है। सर ये बिल ऑफ मटेरियल उसका क्या काम में आता है? देखो बहुत ही सिंपल है, ये बिल ऑफ मटेरियल एक डिटेल लिस्ट होता है कि आपको कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, आपको कौन सी क्वांटिटी का रॉ, मतलब कितने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सी ग्रेड का चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस क्या होना चाहिए, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होना चाहिए। सो इट्स सर्व एज ए टारगेट फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल अंडर दिस बजट। सो मटेरियल्स आर प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड। तो जो भी बिल ऑफ मटेरियल में मटेरियल के रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है, जो भी बिल ऑफ मटेरियल में मटेरियल के रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस लिस्ट है, वो मटेरियल के रिलेटेड स्पेसिफिकेशन को देख के परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? मटेरियल खरीदता है। तो मटेरियल खरीदने के लिए बिल ऑफ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। परचेज डिपार्टमेंट एज ए रेफरेंस बिल ऑफ मटेरियल को यूज करता है। तो पहला कॉपी किसको भेजा जाता है? परचेज डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। सेकेंड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि इन्हीं को ही रॉ मटेरियल बनाना, मतलब इन्हीं को ही फाइनल प्रोडक्ट बनाना है और ये रॉ मटेरियल को यूज करना है। तो बिल ऑफ मटेरियल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिस्ट है, इट्स ए कंप्लीट प्रोसीजर कि आपको रॉ मटेरियल किस क्वांटिटी में मिक्स करना है, किस प्रोसेस से बनाना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, वो भी बिल ऑफ मटेरियल में लिखा होता है। क्योंकि भाई जो प्रोडक्ट को डिजाइन जिसने किया है उसको पता है कि उसमें कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होगा, कितने ग्रेड में यूज होगा, सो दैट द प्रोडक्ट विल बी एज डिजाइन, प्रोडक्ट विल बी एज प्रोड्यूस एज डिजाइन। जैसे डिजाइन किया गया उस तरह से प्रोडक्ट बनने के लिए ना आपको कौन सी क्वालिटी में प्रोडक्ट मिक्स करना है, कितने क्वांटिटी में मिक्स करना है, ये सबका आइडिया होना चाहिए, इस सब की कैलकुलेशन होना चाहिए। तो ये एक रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। प्रोडक्शन इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर, volume of the material required to be used, accordingly material requisition list is prepared। अब इस लिस्ट को देख के, बिल ऑफ मटेरियल को देख के क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है कि भाई कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कब हमें प्रोडक्शन करना है, किस फ्रीक्वेंट में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और इसी से आपका बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है। ठीक है सर, चलो सर इसी से आपका मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट बनाया जाता है। अब चलते हैं सर स्टोर्स डिपार्टमेंट में। देखो इट इज यूज्ड एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट while issuing material to the requisitioning department। अब होता क्या है कि एक कॉपी आपने परचेज डिपार्टमेंट को भेजा कि भाई तुम्हें इसी बेसिस पे रॉ मटेरियल खरीदना है, एक आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा कि भाई तुम्हें इसी बेसिस पे रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल को यूज करना है और इसी बेसिस पे प्रोडक्शन करना है। एक और डिपार्टमेंट को भेजा जाता है जो होता है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का सर काम क्या है? रॉ मटेरियल जब खरीदा जाता है ना, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट ने खरीद लिया, वो कहां पे स्टोर होके रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, वो स्टोर्स में स्टोर होके रहेगा ना, जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा सप्लायर से वो आपके स्टोर में रहेगा और स्टोर से इशू होगा। तो स्टोर डिपार्टमेंट को ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, मतलब बिल ऑफ मटेरियल का एक कॉपी भेजा जाता है कि भाई तुम्हें जब रॉ मटेरियल इशू करने के लिए बोला जाएगा ना, तो तुम इसी को बेस करके भेजना।
ओके, मान लीजिए कि बिल ऑफ मटेरियल में लिखा गया है कि एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए 10 kg का, ठीक है। 1 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 1 यूनिट के लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 10 kg का। लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट है वो 15 kg मांग रहा है, तो स्टोर कीपर वहां पे क्वेश्चन रेज कर सकता है। बिल ऑफ मटेरियल में लिखा गया है, बिल ऑफ मटेरियल में कि भाई एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए 10 kg। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि भाई बिल ऑफ मटेरियल तो लिखा हुआ है कि 10 kg, आप 15 kg क्यों मांग रहे हो, किसकी पेट में जा रहा है ये 5 kg, बता दो जरा, ठीक है। सो बिल ऑफ मटेरियल, इससे क्या होगा ना कि इंटरनल कंट्रोल डेवलप हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट एक इंटरनल कंट्रोल डेवलप हो जाएगा कि अगर कोई अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ज्यादा मटेरियल डिमांड कर रहा है कि हमें प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वहां पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, स्टोर्स डिपार्टमेंट वहां पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि भाई बिल ऑफ मटेरियल में तो लिखा हुआ है 10 kg, सो व्हाई यू नीड 15 kg रॉ मटेरियल पर यूनिट, बताओ जरा हमें। सो इस बेसिस पे एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट हो सकता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम है, उससे एक कॉपी भेजा जाता है कि भाई तुम जब रॉ मटेरियल इशू करना ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इसमें जितना लिखा गया है उतना ही इशू करना। उसके बाद आपका आता है कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है, बहुत ही सिंपल है, इन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, तो ये लोग भी इसे क्रॉस वेरीफाई के लिए बिल ऑफ मटेरियल को यूज करते हैं। ओके, it is used to estimate the cost and profit. Okay, it is used to estimate the cost and profit. Any purchase issue and usage are compare verified against this document. जो भी आपने परचेज किया है, जो भी इशू किया गया है, जो भी यूज किया गया है, जो भी परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज किया है, जो भी स्टोर डिपार्टमेंट ने इशू किया है, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूज किया है, उन्होंने सही किया है या फिर गलत किया है, कैसे चेक होगा, क्योंकि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भी एक बिल भेजा जाता है, भाई तुम इसे रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। ओके, और इसी से ही तुम क्या कर सकते हो, बजट वगैरह भी बना सकते हो। पॉइंट क्लियर। सो आई होप कि बिल ऑफ मटेरियल हम लोगों ने कवर कर लिया। भाई बिल ऑफ मटेरियल को बनाता कौन है, सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल होता क्या है, इट्स ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स, standard materials, quality of the material, quality and quantity of material required for producing a particular job. It is also known as material specification list or material list or bill of material, also known as material list or material specification list. It's prepared by engineering or planning department or product development department. Okay, it is prepared by engineering department or planning department. MCQ में आ सकता है। कितने कॉपीज बनते हैं सर, 4 कॉपीज बनते हैं, चारों डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट, नंबर 1 परचेज डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, नंबर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नंबर 3 स्टोर्स डिपार्टमेंट, नंबर 4 अकाउंटिंग और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो सर नाउ एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये और एक डॉक्यूमेंट है जो कि बिल ऑफ मटेरियल के बाद प्रिपेयर किया जाता है। इट्स ए डॉक्यूमेंट व्हिच इज प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट और मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है, क्या है सर ये? ओके, सो मटेरियल रिक्विजिशन नोट बेसिकली क्या है, इसको और भी एक नाम से बुलाया जाता है जो है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है सर, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। अब ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो, नॉट ऑर्डर। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना फॉर प्रोडक्शन, तो वो किसे मांगेंगे, स्टोर से मांगेंगे। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, किसको रिक्वेस्ट करते हैं, स्टोर कीपर को, कि भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए फॉर प्रोडक्शन, तो हमें रॉ मटेरियल इशू किया जाए। अब वो फॉर्मल रिक्वेस्ट मुंह से तो नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको बोला जाता है मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। ओके, तो क्या है सर, इट इज ए वाउचर ऑफ अथॉरिटी यूज्ड टू गेट मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर। Generally it is prepared by the production department, and materials are withdrawn on the basis of material requisition। क्योंकि रेड किया गया, क्योंकि MCQ आ सकता है इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से MCQ आ सकता है। जो भी लाइन रेड किया गया आपको एक बार उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MCQ आ सकता है इसमें से। ठीक है सर, चलो देखो, सो मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप और मटेरियल रिक्विजिशन नोट बेसिकली ये वाउचर ऑफ अथॉरिटी
used to get material from the store. It's a formal request to the storekeeper to issue the material for the purpose of production. Okay. उसके बाद क्या आता है, if no material list has been prepared, it is desirable that the task of preparation of the material requisition note be left to the planning department or by the department requiring the material. तो नोट इज शेयर विद द स्टोर्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. देखो ये जो डिपार्टमेंट, ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है, ये नॉर्मली 3 कॉपीज इसका बनता है. एक स्टोर डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, और एक होता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को या फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, कॉस्टिंग और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को इशू किया जाता है. सर एक बात बताइए, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आ सकता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा थ्योरेटिकली, दैट इज what are the difference between bill of material and material requisition note? What are the difference between bill of material and material requisition note? bill of material and material requisition note में क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहला, सर बनाता कौन है? डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इसको बनाता है, बिल ऑफ मटेरियल को कौन बनाता है सर? इट इज प्रिपेयर बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट. बिल ऑफ मटेरियल सर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है और प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है. इट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट. यहां इस साइड पे क्या आता है सर? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट. इट इज प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट. बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? इट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट. मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट. इट इज ए कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर. भाई बिल ऑफ मटेरियल में ना सब कुछ लिखा होता है. इट इज ए कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर. एक काम, एक जॉब और एक पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर के लिए, एक ऑर्डर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी पार्ट्स चाहिए, वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है. कब रॉ मटेरियल मतलब कितने प्रोपोर्शन में मिक्स करना है, किसके बाद क्या करना है, वो सब कुछ लिखा होता है इसमें बिल ऑफ मटेरियल में. ये सिर्फ एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है. कौन सा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट. इट इज ए डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट. सो इट्स ए डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपर, इट्स a document asking storekeeper to issue materials to the consuming department. तो कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिंपली स्टोर को पूछता है कि भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए. स्टोर को ये बताता है कि भाई मटेरियल रिक्विजिशन के नोट के थ्रू कि भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए, प्लीज इशू द रॉ मटेरियल. इट इज ऑब्टेन ऑफ द पर्पज ऑफ ए मटेरियल रिक्विजिशन एज इट शोज द कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब. इट कैन रिप्लेस मटेरियल रिक्विजिशन. देखो अगर मटेरियल रिक्विजिशन नहीं बनाया गया है ना, क्योंकि मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल जो बनाया जाता है किस किस को भेजा जाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट को भेजा जाता है. तो वही बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? स्टोर से रॉ मटेरियल इशू करवा सकता है. मतलब स्टोर उसी बिल ऑफ मटेरियल के बेसिस पे रॉ मटेरियल इशू करवा सकता है. दैट मीन्स बिल ऑफ मटेरियल कैन इजीली रिप्लेस मटेरियल रिक्विजिशन नोट. ओके, बिल ऑफ मटेरियल क्या कर सकता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट को रिप्लेस कर सकता है. बट ऑन द अदर हैंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट कभी भी बिल ऑफ मटेरियल को नहीं कर पाएगा रिप्लेस. क्यों? क्योंकि वो इसी से ही तो बनता है. मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल बनने के बाद उसे देख के मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनता है. जब किसी को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाएगा कि हमें इतने केजी का, इतना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, प्लीज इशू. और वहां पे साइन होगा डिपार्टमेंट का, तो स्टोर कीपर क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट रखेगा, मटेरियल इशू कर लेगा. तो इसीलिए बिल ऑफ मटेरियल को कभी भी मटेरियल रिक्विजिशन नोट रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, चलो उसके बाद सर हम लोग चलते नेक्स्ट पॉइंट पे. इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोटेशन. देखो बिल ऑफ मटेरियल में क्योंकि सब कुछ लिखा होता है कि हमें कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कौन सी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल, मतलब कितने क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, व्हाट आर द प्राइस वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट. तो उस केस में इसको आप टेंडर के लिए भी यूज कर सकते हो.
इसे आप क्या कर सकते हो, टेंडर के लिए भी यूज कर सकते हो, मतलब कोटेशन पर्पज में डायरेक्टली इसी को ही आप लोग कोटेशन पर्पज में यूज कर सकते हो बिल ऑफ मटेरियल को। इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली। देखो बिल ऑफ मटेरियल में आप टेंडर के लिए यूज कर सकते हो, कोटेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट को सिर्फ और सिर्फ आप रिकॉर्ड पर्पज के लिए मेंटेन कर सकते हो, कॉस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 5 क्या बोल रहा है, इट हेल्प्स इन कीपिंग ए क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल्स ड्रॉन थ्रू द मटेरियल रिक्विजिशन। मैंने कितने बार आपको बोला है कि भाई देखो बिल ऑफ मटेरियल क्या करता है कि मतलब एक इनबिल्ड मटेरियल कंट्रोल डेवलप कर लेता है। ओके क्योंकि ये 4 डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, तो परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर ज्यादा रॉ मटेरियल मांगेगा ना तो स्टोर डिपार्टमेंट क्वेश्चन रेज कर सकता है कि भाई बिल ऑफ मटेरियल में तो जितना मेंशन है हम उतना ही इशू करेंगे। अगर इन तीनों डिपार्टमेंट ने भी कुछ गड़बड़ी किया है तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कंसर्न रेज कर सकता है कि भाई तुम्हें जितनी प्राइस में बोला गया था उससे ज्यादा प्राइस में तुमने क्यों खरीदा, कि तुम्हें जितनी क्वांटिटी बोला गया था उससे ज्यादा क्वांटिटी तुमने क्यों यूज किया, उससे ज्यादा क्वांटिटी तुमने क्यों इशू किया। तो इस तरह से एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो जाता है ड्यू टू बिल ऑफ मटेरियल। इट इज शोन द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या करता है कि एक्चुअली कितना आइटम स्टोर से विड्रॉ हुआ है, स्टोर से इशू किया गया है, वो आपको शो करता है। ठीक है सर, चलो चलो ओके। अब हम लोग बात करेंगे परचेज रिक्विजिशन। अच्छा परचेज रिक्विजिशन सर क्या है, देखो परचेज रिक्विजिशन एक डॉक्यूमेंट है जो कि परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। दिस इज ए डॉक्यूमेंट ऑथराइज द परचेज डिपार्टमेंट टू ऑर्डर द मटेरियल स्पेसिफाइड इन द नोट। Since the material purchase will be used by the production department, there should be constant coordination between purchase department and production department. A purchase requisition is a form used for making a formal request to the purchasing department to purchase material. This form is usually filled by the storekeeper for regular materials and by the department head for specific materials. देखो परचेज रिक्विजिशन क्या है, परचेज रिक्विजिशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप परचेज डिपार्टमेंट को बोलते हो कि भाई हमें रॉ मटेरियल चाहिए, आप रॉ मटेरियल की ऑर्डर प्लेस करो, यानी कि रॉ मटेरियल आप खरीदो। अब जितना क्वांटिटी उन्हें बोला गया होगा वो उतना क्वांटिटी खरीदेंगे। सर ये डॉक्यूमेंट बनाता कौन है, ये डॉक्यूमेंट अगर कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है ना, मतलब ऑर्डिनरी रेगुलर यूज वाला कोई स्टॉक है, रेगुलर यूज वाला कोई मटेरियल है, तो स्टोर कीपर नॉर्मली बोल देता है जब रीऑर्डर लेवल वो टच कर लेता है। ठीक है, जब रीऑर्डर लेवल कोई भी स्टॉक टच कर लेता है तो क्या करता है इमीडिएटली स्टोर कीपर, अगर रेगुलर आइटम है तो स्टोर कीपर खुद बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट को भाई ऑर्डर प्लेस करो। अगर कोई स्पेशल मटेरियल है तो जो डिपार्टमेंट को वो मटेरियल चाहिए वो डिपार्टमेंट प्लेस करता है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका आता है गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट मतलब ये कौन बनाता है सर, रिसीविंग डिपार्टमेंट। देखो इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर एंड द सप्लाई इज कंसिडर्ड सुइटेबल फॉर द एक्सेप्टेंस, the receiving department prepare a receiving report or material inward note or goods receive note. Generally it is prepared in quadruplet. Okay, मतलब 4 बनाया जाता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। गुड्स रिसीव नोट कितने क्वांटिटी में बनाया जाता है, 4 क्वांटिटी में, मतलब 4 कॉपीज उसका बनाया जाता है। ठीक है सर, मटेरियल रिटर्न नोट क्या होता है, देखो मटेरियल रिटर्न नोट है कि जब कोई मटेरियल आपकी क्वालिटी के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, या फिर सबस्टैंडर्ड मटेरियल है, या फिर कोई ब्रेकेज है, या फिर कोई डिफेक्ट है उसमें, तो आप उसे क्या करते हो, रिटर्न करते हो सप्लायर को। जब रिटर्न करते हो तो ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है मटेरियल रिटर्न नोट। ठीक है सर, चलो ओके। तो स्टूडेंट्स आज बहुत थ्योरी हो चुका है, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। हाँ थोड़ा सा वीडियो की ड्यूरेशन आई थिंक कम होगा, लेकिन लेट्स टेक ए ब्रेक क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करने वाले, कुछ प्रैक्टिकल पढ़ने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपको भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद हम लोग मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक, राइट। चलो बाय बाय।